नमस्कार साथियों। राइस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, हम पीएसआई की परीक्षा के लिए, पीएसआई के बैच के लिए यहाँ पर फर्स्ट पेपर हिंदी पढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव आपको फर्स्ट पेपर हिंदी पढ़ा रही हूँ। और हिंदी के अंतर्गत अब तक हमने संधि पढ़ ली है। संधि का चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, उसकी प्रैक्टिस भी करवा जा चुकी है। और अब आज हमारा जो टॉपिक है वो उपसर्ग है। आज हम उपसर्ग पर विचार करेंगे। हालांकि संधि के बीच हमने बहुत सारे उपसर्ग पढ़ भी लिए हैं, लेकिन कुछ उपसर्ग हमने यण संधि में पढ़े हैं, कुछ उपसर्ग हमने व्यंजन संधि में पढ़े हैं। इस तरह से उपसर्ग पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे उपसर्ग बचते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, समझना है, कैसे उनमें परिवर्तन होते हैं, कैसे शब्दों के अर्थों में परिवर्तन होते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी हैं। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं अपना नया प्रकरण, नया टॉपिक उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में पहले जान लें। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। शब्द एक शब्दांश होते हैं, वे कोई पूरे शब्द नहीं होते हैं। इनको मिल करके शब्द बनाए जाते हैं। ये कभी मूल पूर्ण शब्द में मिलाए जाते हैं, कभी अपूर्ण में मिलाए जाते हैं, कभी प्रत्यय के साथ मिला करके शब्द बन जाते हैं। इस तरह से उपसर्ग का अकेले अपना कोई महत्व नहीं है। हालांकि हर उपसर्ग अर्थवान होता है, हर उपसर्ग का अर्थ होता है। कई उपसर्ग तो ऐसे हैं जिनके 1, 2, 3 या इससे भी अधिक अर्थ होते हैं। अलग अलग शब्द के अनुसार वो जिस शब्द में जुड़ता है उसके अनुसार उसका अर्थ बदलता है। तो उपसर्ग के लिए हमें जानना है कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले लगते हैं। तो पूर्व में लगने वाले जो होते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये शब्द हैं, हम यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगने पर अर्थ में परिवर्तन कैसे होता है। अर्थ में परिवर्तन कैसे होता है, देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं एक शब्द है हार, केवल हार शब्द है यहाँ पर, और इसमें लगा दिया प्र, तो बन गया प्रहार। प्रहार का मतलब चोट पहुंचाना है ना, किसी के ऊपर प्रहार करना, चोट करना। ऐसे ही दूसरा है इसी हार, एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगते हैं। तो देखिए कैसे, विहार, विहार का मतलब हो गया घूमना, आहार विहार करना है। इसके बाद इसमें आ उपसर्ग लगा दिया तो आहार बन गया। तो आहार मतलब होता है भोजन। अब संहार, सम उपसर्ग लगा दिया, देखिए क्या बन गया, संहार बन गया। माने कि संहार करना यानी विनाश करना, किसी चीज का नष्ट करना। प्रतिहार, प्रति लगा दिया तो प्रतिहार माने होता है प्रतिहारी, जो होता है माने कि रक्षा करना, प्रतिहारी या प्रतिहार रक्षा करने वाला। इस तरह से हमें उपसर्ग की प्रक्रिया समझनी है। उद्धार, इसमें भी देखिए उपसर्ग लगा दिया, हार बना दिया, तो ये बन गया उद्धार। ये हम व्यंजन संधि में पढ़ चुके हैं, तो सारे हम पढ़ चुके हैं, केवल हमको देखना है। उद्धार करना, किसी का भला करना, किसी को किसी मुसीबत से बचाना, उद्धार करना होता है, कष्टों से दूर उसको उबारना। ठीक है, तो इस तरह से उपसर्ग की प्रक्रियाएं 3 प्रकार की होती। एक तो जो उपसर्ग होते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक नए पेज पर लेते हैं कि उपसर्ग के अपने अर्थ होते हैं। ठीक है, होते हैं ये मूल शब्द के पहले लगकर, पहले लगते हैं। अगला, ये 3 प्रकार से, पर एक तो या तो मूल शब्द को विशेष अर्थ प्रदान करते हैं,
या तो मूल शब्द को विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। वो कैसे, देखिए दिखाते हैं आपको, उदाहरण देते हैं, करते हैं। जैसे ज्ञान शब्द में वि उपसर्ग लगाया तो विज्ञान बन गया, ठीक है, यानी विशेष ज्ञान। ऐसे ही ज्ञान शब्द में अभी लगाया तो अभिज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, यानी उससे विशेष अर्थ प्रदान कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि या फिर ये मूल शब्द का विलोम बनाते हैं। विलोम बनाते हैं यानी विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं। दूसरी प्रक्रिया हो गई विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे इसी ज्ञान में अ लगा दें, क्या हो जाएगा, अज्ञान। अज्ञान माने ज्ञान ना होना, देखो विलोम बना दिया। अभिज्ञान शब्द है, अभिज्ञान में अगर हम अन लगा दें तो ये हो जाएगा अनभिज्ञान, या अभिज्ञ भी कर सकते हैं इसको हम। देखिए अनभिज्ञ, तो जो जानकार ना हो, तो इस तरह से ये अगली प्रक्रिया ये। और उसके बाद एक प्रक्रिया होती है जो उपसर्ग मूल शब्द को एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। बिल्कुल, ना तो उपसर्ग का अर्थ वो होता है, ना वो मूल अर्थ मूल शब्द का होता है, वो नया अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे जैसे अभी आपने देखा आ माने पूरी तरह से हार का मतलब हारना होता है, लेकिन ये बना दिया आहार, भोजन, ठीक है। ऐसे ही वि माने विशेष रूप से, और हार तो विहार माने घूमना। तो ये हो गए वो अर्थ जो बिल्कुल अलग होते हैं, ना उपसर्ग का अर्थ लेते हैं और ना ही मूल शब्द का अर्थ लेते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। वो परिवर्तन तीन तरह से होता है, या तो उस शब्द को विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, कुछ श्रेष्ठता के साथ अर्थ प्रदान करते हैं, या उसका विलोम बना देते हैं, रहित कर देते हैं उसके, और या उसको उसका कोई नया अर्थ देते हैं जिसका कि ना तो उपसर्ग के अर्थ से कोई जोड़ संबंध होता है और ना ही मूल शब्द के अर्थ से कोई संबंध होता है। तो इस तरह से उपसर्ग की ये प्रक्रिया है जो हमने समझी। अब उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। हम हिंदी में संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू के तीनों तरह के उपसर्ग प्रयोग करते हैं। उर्दू के क्यों, पर उर्दू के उपसर्ग उर्दू के ही शब्दों में लगते हैं, हिंदी के शब्दों में नहीं लगते। ऐसे ही संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के तत्सम शब्दों में लगते हैं या अर्ध तत्सम में लग जाते हैं। तो इस तरह से तीन प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत में आचार्य पाणिनि ने 22 उपसर्ग के बारे में बताया है, जिसमें से लगभग 15 उपसर्ग हैं जिनमें की संधि के द्वारा परिवर्तन आते हैं। बाकी उपसर्ग में थोड़े बहुत परिवर्तन हैं, वैसे के वैसे जुड़ जाते हैं। तो हम यहाँ पर पहले संस्कृत के वो उपसर्ग देखेंगे जिनमें हम संधि के साथ, क्योंकि उपसर्ग के साथ संधि होती है, इसीलिए हमने आपको पहले दिन ही बताया था कि संधि करते समय हम लगभग 50% उपसर्ग संधियों में पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये सब हम पढ़ चुके हैं, केवल हमें यहाँ इनकी परीक्षा करनी है कि हमें समझ में आए कि नहीं। ये वही उपसर्ग है जो हमने यण संधि में पढ़े थे, पर यहाँ हमें केवल यण संधि ही नहीं देखनी है, यहाँ चाहे दीर्घ संधि हो रही हो, देखो ई है ना, तो ई के साथ तीन संधियां हो सकती हैं। एक तो दीर्घ संधि हो सकती है, कब, जबकि समान स्वर हो, यानी ई के बाद ई आए। इसके बाद यण संधि हो सकती है जब ई के बाद कोई असमान स्वर आए, ठीक है। और व्यंजन संधि हो सकती है। तीन प्रकार की संधि हो सकती है। देखो विसर्ग तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ विसर्ग नहीं है। तो ई है, तो ई चूंकि
समान स्वरों में आता है तो ई के बाद अगर ई आ जाएगा तो दीर्घ संधि भी हो सकती है। ई के बाद ई के अलावा कोई और स्वर आएगा तो यण संधि हो जाएगी और व्यंजन संधि हो जाएगी, और नहीं कोई संधि होगी तो एज इट इज शब्द जुड़ जाएगा उपसर्ग शब्द में। जैसे देखिए परिवार, यहाँ पर कोई संधि नहीं है, केवल उपसर्ग जुड़ा है, और इस तरह के उपसर्ग बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। परीक्षा, यहाँ देखो दीर्घ संधि से जुड़ा है, परीक्षा, सब पढ़ चुके हैं हम इनको, यहाँ कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल हमें यहाँ देखना है, यहाँ पर हमें ये शब्द इकट्ठे करने हैं केवल उपसर्ग के। ये देखो पर्यवेक्षक, परि और ईक्षक, ये गुण संधि है, और ये आपका व्यंजन संधि है। जब कहा था स्वर के बाद कोई छ आ जाए तो च का आगम होता है। देखिए आराम से समझ में आ रहा है क्योंकि हम संधियां पढ़ चुके हैं। अगर संधि से पहले उपसर्ग पढ़ते तो उपसर्ग में सारी प्रक्रिया बतानी पड़ती और फिर संधि में, इसलिए सबसे पहले संधि पढ़ने से हमारे बहुत सारे टॉपिक सॉल्व हो जाते हैं और हमारी सारी कठिनाइयां भी हल हो जाती हैं, हमें बिल्कुल आसान हो जाता है उपसर्ग प्रत्यय समास आदि को समझना। तो देखिए अति उपसर्ग में वही है, देखिए अतिशय में कोई संधि नहीं है, अतिसार में कोई संधि नहीं है, अतीत में दीर्घ संधि है, अति और इत। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये विसर्ग है, ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। अत्यंत, यहाँ पर यण संधि है, अति और अंत, अति और आचार अत्याचार, यहाँ भी यण संधि है। तो देखिए ये हम सब पढ़ चुके हैं। ई का या हो रहा है यहाँ पर अति अत्य के रूप में मिलेगा, परि पर के रूप में, ये शॉर्ट फॉर्म हम आपको बता चुके थे, अभी अभ्य के रूप में। अब चूंकि यहाँ आपको हल के रूप में मिलेगा, बाद वाला स्वर जुड़ेगा, ठीक है। देखिए अभिनय, इसमें कोई संधि नहीं है, ऐसे ही जुड़ा है। उपसर्ग, नय में अभी जुड़ा है, योग में अभी जुड़ा है, अभीष्ट में वही अभी प्लस इष्ट दीर्घ संधि है, अभ्युदय में अभी और उदय यण संधि है। इसी प्रकार से अभ्यंतर में भी अभी अंतर यण संधि है। ई के बाद असमान स्वर आने पर ई का यह बन रहा है, जो कि हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। आगे देखते हैं प्रति। प्रति प्रत्य के रूप में मिलेगा यण संधि में। तो ये देखो यहाँ कोई संधि नहीं है, यहाँ सीधे सीधे जुड़ा है, यहाँ दीर्घ संधि है। तो हमने आपको बताया है कि जब भी यहाँ प्रतीत भी हो सकता है, यहाँ प्रतीक भी हो सकता है, ये सारे उपसर्ग प्रत्यय से बने हुए हैं। प्रत्यय, प्रति और आय, प्रत्यय में भी संधि है, यण संधि, प्रत्येक, प्रति, एक, ये सब यण संधि में देखो हम सारे शब्द आ चुके हैं, सारे पढ़ चुके हैं। यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। तो आपको बता दिया है कि ई से आने वाले जो उपसर्ग हैं, जो ई की मात्रा से समाप्त हो रहे हैं, उनके सामने जब भी ई से शुरू होने वाला कोई शब्द आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अन्य स्वरों से शुरू होने वाला कोई शब्द आएगा तो यण संधि हो जाएगी। व्यंजन से शुरू होने वाला कोई शब्द आएगा तो व्यंजन संधि का अगर नियम लगेगा तो व्यंजन संधि हो जाएगी, और नहीं तो फिर वहां सिर्फ उपसर्ग और मूल शब्द एज इट इज जुड़ जाएगा बिना किसी परिवर्तन के। देखो प्रति, एक प्रति, देखिए प्रति और स्था, इसमें भी व्यंजन संधि हो रही है और प्रति उपसर्ग है प्रतिष्ठा। ऐसे ही शब्द प्रतिष्ठान भी बन जाता है। तो देखिए नी, नी योग, कोई संधि नहीं है, नी मिलेगा आपको न्याय के रूप में। निगम में कोई संधि नहीं है, यहाँ पर संधि है नी और आय यण संधि, क्योंकि इसमें नी और बी में दीर्घ संधि नहीं होगी। क्यों? हाँ होगी, इसमें नी में कोई ऐसा शब्द नहीं बनता है जो कि दीर्घ संधि बने, तो इसमें ज्यादातर अधिकांशतः इसमें यण संधि ही होती है, और या फिर व्यंजन संधि का नियम अगर लग जाए तो व्यंजन संधि, नी, ऊन, नी, आस।
अब देखो ऐसे ही जैसे ये प्रतिष्ठा बना है, ऐसे ही नी प्लस स्था निष्ठा बनेगा, व्यंजन संधि का है इसमें, है ना। और यहाँ पर प्रति में एक और व्यंजन का लग सकता है, प्रतिछाया। सु इसमें संधि नहीं है, इसमें व्यंजन संधि है, देखो, क्योंकि सु और सुप्त ये उ की वजह से स मूर्धन्य बना। इसमें कोई संधि नहीं है, इसमें संधि नहीं है, इसमें संधि है सुपुक्ति। ये सारे यण संधि के समय हमने बता दिए। उ के बाद आया तो ये दीर्घ संधि है, स्वच्छ सु अच्छ, स्वल्प सु अल्प, स्वेच्छा, स्वेच्छा में सु उपसर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शब्द है स्व इच्छा, खुद की इच्छा, कहते हैं ना स्वेच्छा से काम करता है वो, तो स्व इच्छा, इसमें गुण संधि है और इसमें स्व शब्द है, सु उपसर्ग नहीं है। ऐसे ही आएंगे परीक्षा में, लिखा होगा स्वच्छ, स्वल्प, स्वेच्छा, किसमें सु उपसर्ग नहीं है। तो इस तरह से शब्द आते हैं। यहाँ बहुत सारे शब्द सु से बने हुए, आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे तब उन शब्दों को आपको बताएंगे। यहाँ हम केवल इतना समझते चलते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रिया यहाँ लागू हो रही है। स्वागत देखिए, स्वागत में उपसर्ग है सु आगत। अगला दुर, दुर माने बुरा और कठिन। तीन प्रकार से मिलता है ये। एक तो रे ऊपर वाला, क्योंकि ये रे ऊपर चला जाएगा, जब व्यंजन से शुरू होंगे तो रे ऊपर चला जाएगा, जब स्वर से शुरू होगा तो देखिए रे में स्वर मिल जाएगा, इसीलिए तो दुरावस्था नहीं होता, दुरावस्था होता है। दुराचार, दुराचार। जब कोई भी शब्द व्यंजन से शुरू होगा तो या तो व्यंजन की संधि लगेगी और या फिर सीधे, अब इसमें संधि नहीं लग रही है क्योंकि दुर सीधे ऊपर रह चढ़ गया है, कोई नियम परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो संधि नहीं है। दुरुपयोग, दुर उपयोग, दुरूप, दुर्रूप, दुरूप, ये इसमें आएगा। एक मिनट, ये शब्द इस वाले में नहीं आएगा, ये इस वाले में आएगा, दुरूप होगा ये, इसमें रे का लोप होगा, जैसे वो संधि में हुआ था दुर प्लस राज, रे आने पर ये वाला रे का लोप हो जाएगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा और ये दीर्घ हो जाएगा। ये संधि का, विसर्ग संधि का नियम है और वही नियम उपसर्ग में भी चलेगा। और इस शब्द में अगर संधि पूछी जाए तो दु और राज हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो संधि हो जाएगी, दुर और राज करेंगे तो उपसर्ग हो जाएगा और ये बनेगा दुराज। ऐसे ही दुर रम्य, तो रे का लोप हो जाएगा क्योंकि रे आ रहा है और ये हो जाएगा दु। ऐसे ही ये दुरूप बनेगा, दु, दुर और रूप, बुरा रूप, ठीक है। तो ये रे का लोप हो जाएगा और दु दीर्घ हो जाएगा, ऐसे शब्द बनेंगे, ये दीर्घ होकर के दुराज। ये तो ये तीन तरह से आपको शब्द मिलेंगे इस उपसर्ग में, यानी इस तरह के शब्दों में ये वाला उपसर्ग आपको प्राप्त होगा। ऐसे ही निर है, निर भी तीन तरह के शब्दों में प्राप्त होगा। निर का मतलब होता है किसी चीज से रहित, या तो उसका बिल्कुल रहित होगा, जैसे निर्धन, धन से रहित, और या फिर विलोम बना देगा। निर्भीक, डर से रहित, यानी डर का विलोम हो गया। तो देखिए, एक तो सीधे व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द पे र ऊपर चला जाएगा, जैसे दूर में गया था, ऐसे ही इसमें। यहाँ पर देखिए वही स्थिति है, जो स्वर से शुरू होने वाले हैं वो स्वर जुड़ जाएंगे। अपराध, निरपराध, निराकार, निर आकार, आकार, निरीह, निर ई है, निरंकारी भी इसी में आएगा, निर अंकारी, निरंकारी, ठीक है। ये शब्द बनेगा निरंकारी या निरंकार, ठीक है। ये वैसे ही दू की तरह है, इसमें भी दीर्घ होगा
रज। तो जब र वाले आएंगे, जो व्यंजन संधि विसर्ग संधि का नियम था वही लगेगा और ये दीर्घ होकर के नीरज हो जाएगा। ऐसे ही रस, ये सारे हम आपको पढ़ा चुके हैं संधि के अंदर, लेकिन यहाँ अब उपसर्ग के रूप में भी देखना है। तो र का लोप और नी दीर्घ, नीरस। ऐसे ही नीरव, और रव, ये लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा नीरव, ये दीर्घ हो जाएगा। ऐसे ही निरोग, रे का लोप, नी दीर्घ, निरोग होता है, निरोग नहीं होता, ध्यान रखना। शब्द शुद्धि में आएगा, अगर आ जाए कि निरोग तो ये निरोग अशुद्ध है, निरोग होता है शुद्ध, ये गलत है, ये सही है। अब यहाँ पर एक शब्द हम आपको बता दें, नीरज। नीरज में शब्द एक ऐसा है कि अगर हम इसके अलग अलग तरह से टुकड़े करें तो इसमें 3 चीजें बनते हैं। पहला हम इसका करते हैं निर और रज, धूल से रहित, तो ये बन गया नीरज, ठीक है। फिर हम करें नीर ज, नीर में जन्म लेने वाला, तो इसमें हो गया प्रत्यय, तो भी नीरज ही बनेगा। यानी एक विग्रह करने से उपसर्ग निकल रहा है, एक विग्रह करने से प्रत्यय निकल रहा है, और तीसरा सीधा कमल के लिए प्रसिद्ध होने के कारण ये योग रूढ़ शब्द भी है। और यहाँ पर इन 3 एक ही शब्द में 3 तरह से समास भी बन जाएंगे। अगर हम निर्रज करके करेंगे तो अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास के पहला पद उपसर्ग अव्यय होता है। दूसरा करेंगे तो प्रत्यय होने के कारण तत्पुरुष समास हो जाएगा, और ये करेंगे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यानी एक ही शब्द ऐसा है जहां 3 समास इसमें बनते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, हमारी परीक्षा में आएंगे, हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। सिर्फ हमें वहां प्रश्न की प्रकृति के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है कि इसका उत्तर क्या होगा। या तो 3 में से एक होगा, या तीनों होंगे, या उपसर्ग पूछ रहा होगा तो समास होने पर भी उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। समास पूछ रहा होगा तो उपसर्ग का उत्तर, उपसर्ग और प्रत्यय का उत्तर नहीं दिया जाएगा। प्रत्यय पूछ रहा होगा तो उपसर्ग समास होने पर भी कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, अगर ऐसा आता है कि इस शब्द में, नीरज शब्द में क्या क्या है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, और एक ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी, तो फिर आपका सभी उत्तर होगा। ये चीज ध्यान रखें। अगला देखिए दुस है, ये भी वही है बिल्कुल। आगे देखिए, कोई कठिनाई नहीं है। दुस देखो, सीधे सीधे उसके साथ में, व्यंजन के साथ में ऐसे मिल जाएगा, और जब श वाले च वाले आएंगे तो यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा। इसमें स्वर वाला नहीं मिलता है। इसमें ये देखिए, जबकि ये क पे आएगा जो, तो वही जो विसर्ग संधि का नियम लग रहा है वो इसमें भी लग जाएगा। दुष्कर्म, दुष्परिणाम, दुष्कलंक, दुष्ट। लेकिन इन सब स्थिति में उपसर्ग एक ही माना जाएगा, चाहे ये वाला श आए, चाहे ये वाला श आए, चाहे विसर्ग आए। दुस। अब विसर्ग वाला शब्द आ जाए तो या तो संधि पूछेगा या इसमें उपसर्ग पूछेगा, तो फिर ये माना जाएगा। ये उपसर्ग भी है संस्कृत का और विसर्ग संधि भी है, तो चारों चीजें इसमें विद्यमान हैं। और सेम ऐसे ही आपका निस का भी होगा, इसमें हल लगेगा, यहाँ गलती हो गई। 4 प्रकार से ये भी मिलेगा। व्यंजन संधि के साथ स वैसे के वैसे आ जाएगा, च वाले शब्दों के साथ श बदल जाएगा, लेकिन विसर्ग उपसर्ग एक ही होगा, निस, इसमें क और प के साथ बदल जाएगा, इसमें भी निस ही होगा। ये सारी चीजें हम विसर्ग संधि में पढ़ चुके हैं। और निस, ये यहाँ पर केवल नी आएगा, स्प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर नी होगा, चाहे वो उपसर्ग पूछे और चाहे वो संधि पूछे, दोनों चीजें इसमें हो सकती हैं। सम उपसर्ग 5 प्रकार से आएगा। देखिए, मान के साथ, म के साथ मेल हो जाएगा, पंचम वर्ण के साथ पंचम वर्ण का साथ मेल हो जाएगा,
समर्थ ये स्वर वाला है, इसमें स्वर्ग लगे हैं, देखो सम अर्थ, समर्थ, समान, सम आन, सम माने होता है उपयुक्त या उचित या पूरी तरह से। समाचार, सम आचार, सम उचित, समुचित, इसमें सम उपसर्ग है, देखिए आपको व्यंजन संधि में बता चुके हैं, सम योग, सम का नियम, मैं का नियम बताया था वहां, उसमें सम उपसर्ग आ गया था, वहां मैं के नियम में सारे शब्द आए थे, यहां हमें केवल सम देखना है। संयोग, सम, सार, सारे पढ़ चुके हैं हम ये, इसलिए सम कलन, सम निहित, यहां देखिए सम न्यास भी बनेगा और बनेगा संन्यास, मैं का अनुसार और न वैसे का वैसा, संन्यास। सन्निवेश, ये चूंकि संन्यास इस वाली लाइन में आएगा, ये सम सम उपसर्ग है, उपसर्ग चारों में एक ही है, लेकिन यहाँ न वाली स्थिति में ये देखिए यहाँ पर ये शब्द गलत लिखा हुआ है, ये यही आएगा, इस तरह से जुड़ जाएंगे पंचम वर्ण के हिसाब से, जो भी आएगा यहाँ पर उसके हिसाब से ये परिवर्तित हो जाएगा। सन्निहित यहाँ नहीं आएगा, ये डबल रिपीट हो गया है, सन्निहित इसमें है, सन्निकट और संन्यास गलत लिखा है, संन्यास ऐसे आएगा, ये संन्यास जो है आपका इस वाले लाइन में आएगा, अनुस्वार के रूप में जिसमें मिलता है। और ये पंचम वर्ण वाला है जो हमने आपको बताया था, ये सम और निवेश, न और मैं की स्थिति में ये जो सामने वाला है उसका पंचम वर्ण हो जाएगा, जैसे ये इसका पंचम वर्ण हो गया तो न में न का हो जाएगा, ये इस तरह से सन्निवेश, सन्निहित, सन्निकट ये बने हुए हैं, सम निकट ऐसे, और ये न की वजह से ये पंचम वर्ण हो जाएगा, क्योंकि उस मैं वाले नियम में ये भी पढ़ा था कि मैं का अनुसार सब जगह होगा, लेकिन न और मैं आने पर अनुसार नहीं होगा, तो देखिए न और मैं आने पर वो पंचम वर्ण ही रहेगा, पर जो बाद वाला है उसका पंचम वर्ण आएगा। और ये देखिए ये हम आपको सम उपसर्ग में बता चुके हैं, सम प्लस कार, क्री धातु, सम उपसर्ग के बाद क्री धातु के शब्द आएंगे, तो ये से का आगम, यहाँ से का आगम हो रहा है, ये आगम व्यंजन आगम संधि में आपको बताया था। तो देखिए संधियां पढ़ने के बाद उपसर्ग हमारे लिए कितने सरल, कितने आसान हो गए हैं और कितनी आसानी से हम पढ़ते जा रहे हैं, वरना अभी हमें एक एक शब्द की प्रक्रिया इतनी कठिनाई होती समझने में कि हम समझ ही नहीं पाते कि उपसर्ग कहाँ ढूंढे। उद, अब ये 15वां उपसर्ग है, बाकी उपसर्ग बहुत नॉर्मल है, उनको हम देख लेंगे। उद माने श्रेष्ठ, ऊंचा, ये 8 प्रकार से, देखो उद्घोष पहले तो सीधे सीधे द के रूप में मिल जाएगा, फिर दूसरे में जो दूसरा नियम है तय के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अघोष व्यंजन आने पर, च आने पर च, छ आने पर छ के रूप में, ज आने पर जय के रूप में, ल आने पर लय के रूप में, न आने पर और मैं आने पर न के रूप में, और ये जो है स्वर उद अय, उदय, उद आर, उदार, और ये ड आने पर ड के रूप में, उपसर्ग एक ही है, ये हम सब व्यंजन संधि में सारे नियम पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग से पहले इनके जो संस्कृत के और उपसर्ग है, 15 देख लिए ना, अभी 5-6 उपसर्ग और हैं, उनको देखते हैं, जिनमें कभी कहीं संधि का लगता है लेकिन बहुत कम लगता है, बहुत कम नियम है, बहुत ज्यादा नहीं है, जितने इन 15 में है उतना नहीं है, इसलिए इनको भी हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें परीक्षा की दृष्टि से सारी चीजें पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो देखिए इस संस्कृत के उपसर्ग हैं, तो हम 16वां उपसर्ग देखते हैं आ। अब देखिए इसमें सीधे सीधे लगते हैं, आमरण, आजन्म,
क्यों? क्योंकि संधि नहीं होगी, संधि होगी पूरा स्वर चला जाएगा, जब पूरा स्वर चला जाएगा तो बदल जाएगा, और बदल जाएगा तो उपसर्ग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए आ वाले उपसर्ग के साथ संधि नहीं होगी, सीधे सीधे आएगा। आ जानू, आ का मतलब होता है तक, आ का अर्थ होता है तक, किसी चीज तक। आमरण, मरण तक। आजन्म, जन्म तक, जन्म भर, है ना। आकार, आकाश, इस तरह के शब्द आ जाएंगे। आधार, आहार सबसे पहले बता दिया था, हार में लगेगा। आक्षेप, आरोहण या आरोह लिख सकते हैं सीधे, आरोह अवरोह। तो इस तरह से अब 17 वाला देखते हैं। अब उपसर्ग, अब इसमें संधि हो जाएगी क्योंकि इससे स्वर निकलेगा, यहां से निकलेगा तो ये वाला बचा रहेगा, इसलिए संधि हो जाएगी। अब देखिए यहां पर अवेक्षा, ये संधि हो जाएगी क्योंकि अव और ईक्षा। बाकी बहुत कम शब्द बनते हैं, ज्यादा नहीं है, सीधे सीधे हम शब्द लिखते जाएंगे। अवकाश, देखो ऐसे होते ना शब्द, वो जैसे काश है, काश में आ लगा आकाश बन गया, अब लगा अवकाश बन गया, ऐसे शब्द बनते, बदल जाए, उपसर्ग बदलते ही अर्थ बदल जाते। अवतार, अवशेष, अवनति, अवरोह, जैसे आरोह में आ लगा है ऐसे अवरोह हो जाएगा, उसका उल्टा अवरोह। आरोह माने चढ़ना और अवरोह माने उतरना, ये विलोम में भी आ जाते हैं। अवतार, अवस्था, अवलग्या, देखो स्था शब्द है ना, प्रतिलग्या प्रतिष्ठा हो गया, निलग्या निष्ठा हो गया, अवलग्या अवस्था हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो हमें मिलेंगे। अगला हम देखते हैं अप, इसमें भी संधि हो जाएगी क्योंकि ये अकेला नहीं है। अप अंग, ये बनेगा अपांग। अप ईक्षा, गुण संधि, अ के बाद ई आ गया, अपेक्षा। अप आदान, दीर्घ संधि है, अपादान। अब हम सीधे सीधे जोड़ते जाएंगे। अपमान, जो व्यंजन से शुरू है, जहां पर कोई संधि नहीं हो रही है। अपराध, अपयश, ऐसे जोड़ते जाएंगे और शब्द बनते जाएंगे। अंश, अपशगुन, अपव्यय, अपशगुन, अपव्यय, अपकर्ष, इस तरह से। अब आया 19, उप, उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे अ का उल्टा अब होता है, अप का उल्टा उप। अब देखिए यहां भी बन जाएगा उपांग, उप अंग, उपांग, उपादान, जैसे अपादान हुआ था ऐसे ये उपादान हो जाएगा, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। उपेक्षा, गुण संधि हो जाएगी पर अपेक्षा का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी शब्द का विलोम निकालना हो तो जो उस उपसर्ग लगा है, ये विलोम शब्द की पहचान है। जब विलोम की क्लास पढ़ाएंगे तो आपको वहां भी ये बारीकियां बताएंगे कि जो उपसर्ग लगा है उसका उल्टा उपसर्ग लगा दो तो उसका विलोम बन जाता है। तो
आ का अब होता है और अप का उप होता है, उपेक्षा। देखिए अब हम सीधे सीधे उपहार, ये अलग अलग शब्द बन जाते हैं, है ना। उपकार, उपकार करना भला करना और अपकार करना बुरा करना। यहाँ पर अपकार भी शब्द हो सकता है, अप उप लगा है तो, है ना, अपकार। उपमान, जैसे अपमान हुआ, यहाँ उपमान हो जाएगा। उपहास, उपयोग, उपयोग, इस तरह से एक्सेट्रा बहुत सारे शब्द हैं जो हम पढ़ सकते हैं, अभी बहुत सारे मिलेंगे, है ना। उपसर्ग, उपनयन, उपनयन संस्कार होता है, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमें शब्द मिलते जाएंगे। 20 उपसर्ग, 22 है ना, तो अभी देखते हैं, हमें और मिलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 22 हो, बाकी तो बहुत छोटे मोटे होते हैं। परा मेन ये है, इससे बहुत शब्द आते हैं, परा से बहुत शब्द आते हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जहां पर परा उपसर्ग नहीं होता है। तो यहीं से हम पढ़ेंगे, पहले परा पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें पराकाष्ठा, ये उपसर्ग समझने के लिए हमें शब्द के टुकड़ा करने जरूरी है। परा निकालने के बाद मूल शब्द अर्थवान होना चाहिए। पराकाष्ठा, पराक्रम, परावर्तन, परात्पर, पराभव। ऐसे प्रश्न आता है, ऐसा उपसर्ग बताइए जो विजय का या जय का उल्टा बना दे। परा उपसर्ग लगेगा भव में, पराभव माने हार। परामर्श, अब एक शब्द होता है परेश। परेश माने होता है परमात्मा। तो देखिए सबसे बड़ा परमात्मा, परा, इसकी जो विच्छेद होगी वो पर नहीं होगा, परा और ईश, क्योंकि अगर हम पर करेंगे तो दूसरे का भगवान हो जाएगा, और दूसरे का कोई भगवान नहीं होता। यहाँ पर उपसर्ग ना होकर के परा उपसर्ग होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, एक आता है पर, ठीक है, पर उपसर्ग। यहाँ ज्यादातर दीर्घ संधि होगी, और जब दीर्घ संधि होगी तो परा दिखेगा। तो हमें यहाँ ये चीजें समझनी है कि पर कहाँ, यहाँ पर परा नहीं होगा। तो देखिए पराधीन, देखो परा इसमें भी दिख रहा है, और ऐसे ही शब्द मिलेंगे। ये हो गया पर अधीन, पर अधीन, दूसरे के अधीन होना पराधीन। तो पर ये दीर्घ से आ बना है ना, कि इसमें क्योंकि परा कर देंगे तो धीन आ जाएगा, और धीन गलत हो जाएगा। तो उपसर्ग निकालने के बाद ऐसे ही आएंगे, 3 शब्द इसके आएंगे, एक इसका आएगा, पूछेगा किसमें परा उपसर्ग नहीं है। 3 इसके आएंगे, एक उसका आएगा, पूछेगा कौन से में परा उपसर्ग है। तो परा और पर में सूक्ष्म अंतर है, इसको हम समझ लें। पराश्रित, इसमें परा निकालेंगे तो श्रित बचेगा, इसका मतलब ये पर है, और पर माने होता है दूसरा, दूसरे के आश्रित होता है वो पराश्रित होता है ना। पराधीन दूसरे के अधीन, पराश्रित दूसरे के आश्रित, पराभिमान दूसरे पर अभिमान, है ना, पराभिमान। अब देखो ये कितना बढ़िया शब्द है, ये स्वाभिमान का विलोम है। हमें स्वाभिमान का विलोम अगर नहीं आता है तो सबसे पहले अभिमान शब्द अलग कर लेते हैं, और स्व का उल्टा पर होता है। स्व माने अपना और पर माने दूसरा, ठीक है। स्व माने अपना
और पर माने दूसरा, तो स्व का उल्टा पर उपसर्ग लगेगा और अभिमान शब्द मेन रहेगा, तो स्व में पर लगाएंगे तो पराभिमान हो जाएगा, तो ये उसका विलोम बन गया। ऐसे ही विलोम बहुत सारे हमारे उपसर्ग प्रत्यय से ही बन जाते हैं। पराधी, ये बनेगा पर अभिमान। पर आधी, पराधी, आदि माने होता है कष्ट, दूसरों का कष्ट पराधी। पर अन्न, परान्न। और यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पर या परा दो में से कोई उपसर्ग नहीं होता और उसमें दिखता है परा, जो केवल मूल शब्द होते हैं, दो में से कोई उपसर्ग नहीं होता, जैसे परात, पराई। ये दो तीन शब्द जो देशज भाषा के शब्द होते हैं, पराई, परात, है ना, पराया। सॉरी, पराया में तो पर उपसर्ग है क्योंकि ये दूसरे का अर्थ दे रहा है, इसमें तो होगा पर, ये तो आ जाएगा पर आय, आय होता है और वो शुद्धि उच्चारण के कारण ये पराया हो गया, ठीक है। परात, पराई, इस तरह से दो तीन कुछ शब्द होंगे जो, अब यहाँ पर एक शब्द आएगा परार्थ, तो परार्थ में भी देखिए अगर हम परा उपसर्ग करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि थ कोई शब्द नहीं होता, पर प्लस अर्थ, जो दूसरे के लिए, अर्थ का मतलब अर्थ ही नहीं होता, अर्थ का मतलब के लिए भी होता है ना। जैसे शिक्षार्थ, शिक्षा के लिए, शिक्षार्थी, शिक्षा के लिए आने वाले या शिक्षा की प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, तो परार्थ मतलब दूसरों के अर्थ में, जो दूसरों के लिए परार्थ, जो परार्थ की भावना रखता है, और इसका विलोम होता है, देखो क्योंकि पर का विलोम हमेशा स्व होता है और हम मूल शब्द में जब भी स्व लगा देंगे तो इसका विलोम बन जाएगा स्वार्थ। अब देखो स्वार्थ में स्व है, स्वार्थ में सु उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि सु प्लस अर्थ नहीं होगा, स्व है। तो देखिए जब भी इस तरह का कोई शब्द आ जाए, स्व आ जाए तो पर बना के लगा दो और पर आ जाए तो स्व बना के लगा दो, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ये दो शब्द हैं, इनमें ना पर उपसर्ग है और ना ही परा उपसर्ग है, तो इन तीन के साथ ए ऑप्शन में एग्जामिनर रख देता है और रखता भी है, ऐसे ही शब्द रखता है वो। तो इस तरह से हमारे लगभग ये संस्कृत के उपसर्ग खत्म हो गए हैं, लेकिन यहां पर हम वो शब्द लिखेंगे, वे शब्द जिनमें उपसर्ग नहीं होता है पर दिखता है, उन शब्दों को भी लिख लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे शब्द डिक्शनरी से ढूंढ ढूंढ के और चौथे ऑप्शन के लिए रखता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हमने दो शब्द लिख ही लिए वहां पर, वो हम यहाँ ले आते हैं, परात और पराई, ठीक है। इसमें न तो परा उपसर्ग है और न ही पर है, दोनों ही नहीं है, ठीक है। ये मूल शब्द है, ये क्या है, मूल शब्द है। इस तरह से अब हम और भी कुछ शब्द लिखने जा रहे हैं, इनको आप समझ लें, तो जब आपके पास प्रश्न आएगा तो चौथा ऑप्शन आपको अलग दिखाई देगा। हालांकि कुछ नहीं कह सकते एग्जामिनर कहाँ से लेके आ जाए, ये हमने 8-10 साल के प्रश्न पत्रों से छांटे हैं शब्द, लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, वो और नया शब्द लाए, तो उसके लिए तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शब्द भंडार है, अथाह सागर है, वहां हम डूब तो नहीं सकते हैं, कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हम कुछ मोती लेकर के आए, और हमने यही प्रयास किया है कि हम मोती लेकर के यहाँ आपके सामने आए हैं। तो देखिए कुछ शब्द हम लिखते हैं, अतिथि, ठीक है, अतिथि, अतीस,
अतीस, अतीव्र, अत्याज्य, अत्याग। देखिए यहाँ पर अति उपसर्ग नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है, अति उपसर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि भ्रम होगा, अति दिख रहा है, अति उपसर्ग में दीर्घ संधि होने पर बड़े की मात्रा हो जाती है और यण संधि होने पर अत्य हो जाता है। ये हम अति उपसर्ग में पढ़ चुके हैं। तो एग्जामिनर ऐसे ही शब्द लेकर आएगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, अति उपसर्ग नहीं है। अब इसमें है क्या? इसमें अ उपसर्ग है, अतिथि, जो बिना तिथि के आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उपसर्ग नहीं है। इसमें अतीस, अतीस, जो तीस नहीं है, अतीस, अतीव, सब में अतीव्र, जो तीव्र नहीं है, अतीव्र, जो त्याज्य नहीं है, अत्याज्य, और अत्याग। ठीक है, तो यहाँ पर अ उपसर्ग है, लेकिन ये अ उपसर्ग हिंदी का है, संस्कृत का नहीं है। ध्यान रखें, ये हिंदी का उपसर्ग है। और यहाँ पर प्रश्न वो क्या पूछ रहा है? अति उपसर्ग नहीं है, तो अति उपसर्ग नहीं है, इसमें हिंदी का अ उपसर्ग है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। अगला देखते हैं, अधि उपसर्ग नहीं है। सीधे से हम लेते हैं तीसरा पॉइंट, अधि उपसर्ग नहीं है। अधि उपसर्ग नहीं है किसमें? देखो, जैसे अधिक है ना, अधिक, अधिकतर, अधि दिख रहा है लेकिन नहीं है, क्योंकि अधिक शब्द मूल शब्द है। अधिकांश, अधीर। ठीक है, तो देखिए अधीर, इसमें अ उपसर्ग है। अधिक, अधिक और अंश, इसमें दीर्घ संधि है। सब में, तीनों में अधिक निकल रहा है, अंश। और इसमें अधिकतर केवल जोड़ दिया है, प्रत्यय जुड़ा है, अधिकतर, अधिक, अधिक, अधिक है। और उसमें अ है, धीर, जिसमें धैर्य नहीं है, धीर नहीं है, वो अधीर। तो यहाँ पर अधि उपसर्ग नहीं है। इसके बाद हम चौथा देखते हैं, जितने उपसर्ग, जितने शब्द परीक्षाओं में आ चुके हैं जिन उपसर्ग में, उनको हमने यहाँ कलेक्ट किया है और उनके बारे में हम आपको आगे अच्छे से बता रहे हैं कि कहाँ कौन सा नहीं है। अब देखिए, अभी, सीधे से हम प्रश्न लिखते हैं, अभी उपसर्ग नहीं है। ठीक है वो तो हम पढ़ चुके हैं, जहां नहीं है वहां पढ़ना है। दिख रहा है अभी, पर जैसे अभी इसमें देखा आपने पीछे कि इसमें दिख रहा है अधि, सब में अधि दिख रहा है, क्योंकि अधि बड़ी की मात्रा दीर्घ संधि में होती है। जैसे कि एक शब्द था अधीन, अब अधीन में अधि प्लस हीन, इसमें अधि उपसर्ग है। तो इसी नाते यहाँ पर ऐसा एक शब्द और रख देगा जहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे हमको अच्छे से समझना है। अब किसमें अभी उपसर्ग नहीं है? जिसमें है वो हम पढ़ चुके हैं, जैसे अभीक, अभीक। देखो, अभी उपसर्ग दीर्घ संधि की स्थिति में अभी के रूप में मिलता है, अभीरु, अभीत, अभीरु, अभीति। अभिन, देखो अभी दिख रहा है ना, इसमें भी अभी, इसमें भी अभी, इसमें भी अभी, इसमें भी अभी, लेकिन अभिन्न, आ है, जो भिन्न नहीं है, अ उपसर्ग।
जो डर नहीं है, अ उपसर्ग। जो डरा हुआ नहीं है, अ उपसर्ग। जो, ये भी डर के ही पर्यायवाची हैं, सब में अ उपसर्ग है। ये हिंदी का अ उपसर्ग है। देखिए हिंदी के उपसर्ग तैयार हो रहे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अ उपसर्ग, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं, वी उपसर्ग नहीं है, दिखेगा पर नहीं है। इन चीजों को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, विवाह, विवाह में वी उपसर्ग नहीं है, क्योंकि वाह का कोई मतलब नहीं होता। विश्व, विश्व मूल शब्द है। संसार, स्व का कोई मतलब नहीं होता। विश्वास, श्वास का कोई मतलब नहीं होता। ये सारे मूल शब्द हैं, इसमें भी उपसर्ग नहीं है, लेकिन सब में भी दिख रहा है। विष, विदु, व्याघ्र, देखो विष, इसमें भी है। विधु, विधु माने चंद्रमा होता है। व्याघ्र, व्याघ्र माने होता है वो बाघ। ये मूल शब्द है। देखो व्या दिख रहा है, वी उपसर्ग व्या के रूप में मिलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। व्याल, व्याल माने वी सर्फ होता है, इसमें भी नहीं है। ये भी मूल शब्द है। वी प्लस आल कुछ नहीं होता। अगर हम वी प्लस आल करेंगे और वी प्लस आग्र करेंगे तो निरर्थक हो जाएगा। यहाँ पर विधवा, विधवा, धवा कुछ नहीं होता है। विधवा पूर्व शब्द है। विधुर, ये मूल शब्द है, इसमें वी दिख रहा है, लेकिन वी उपसर्ग नहीं है। विद्युत, बिजली, यहाँ पर बिल्कुल भी उपसर्ग नहीं है। इस चीजों को हमें ध्यान रखना है। वी सब में दिख रहा है लेकिन नहीं है। अब नी उपसर्ग को देख लेते हैं हम एक बार। लगभग बाकी इन्हीं की परीक्षाओं में आते हैं, क्योंकि ज्यादा शब्द तो ऐसे होते हैं, अलग दिखते हैं। जैसे निकेत, निकेत, क्योंकि केत कोई शब्द नहीं होता। निकाह, उर्दू का शब्द भी रख सकता है, निकाह। निज, निद्रा, निरन्न। अब इसमें निरन्न है ना, ये है निर उपसर्ग। निर और अन्न, इसमें निर उपसर्ग है, नि उपसर्ग नहीं है। तो बहुत सारे नि उपसर्ग में निर के शब्द आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं, सु उपसर्ग। सु उपसर्ग किसमें नहीं है? बहुत सारे शब्द हैं, सु के सबसे ज्यादा सु उपसर्ग नहीं है। लिख देना, आप सोचेंगे सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग नहीं है। सुख, सुंदर, सुरेश, क्योंकि सुरेश में क्या है, सुर प्लस ईस। ऐसे ही सुरासुर, सब में सु दिख रहा है, लेकिन इसका विच्छेद होगा सुर और असुर, दीर्घ संधि है, सुर असुर। तो यहां पर देखिए, सुंदर मूल शब्द है, सुख मूल शब्द है, सुरासुर, सुरेश, सुरसरी, है ना, सुरसा, ये सब मूल शब्द है। सुरसा, सुरसरी, सुरसरी गंगा का नाम है। सुरसरी माने देव नदी, सुर है, सु नहीं है ना। तो इस तरह के शब्द हैं। सुरारी, इसका भी वही सुर होगा, सुर अरि, देवताओं के शत्रु, ठीक है। अब चूंकि सु उपसर्ग हमने आपको बताया था स्वरूप में भी मिलता है, तो कहां पर नहीं होगा वो देख लें। देखो स्वार्थ नहीं होगा, बता चुके है ना। स्वावलंबन, स्वेच्छा, ये सब गुण संधि। स्वागत, स्वागत, स्वागत में है लेकिन स्वागत में नहीं है। स्वागत कथन यानी स्वयं
में अंदर ही अंदर जो बोलता है, धीरे धीरे बात करता है, उसको स्वागत कथन कहते हैं, है ना। इस तरह से स्वतंत्र, देखो स्वतंत्र में नहीं है, स्व दिख रहा है, स्वतंत्र ऐसा ही शब्द है, स्वतंत्र दो से बना है। स्वच्छंद में नहीं है, क्योंकि स्वच्छंद स्व और छंद से बना है, जिसमें छ का आगम व्यंजन संधि से हुआ है, इसलिए इसमें भी सु उपसर्ग नहीं है। और स्वाध्याय, स्वाध्याय में भी नहीं है, क्योंकि स्व प्लस अध्याय है, स्व अध्याय। तो अब देख सकते हैं कितने सारे शब्द हो गए हैं जिनका कि हम और एक उपसर्ग और रह गया है आपका, जिसमें कि ज्यादा आते हैं अनु। किसमें? अनु उपसर्ग नहीं है, अनु दिख रहा है और नहीं है, बाकी तो हिंदी के हैं। अगली कक्षा में आपको हिंदी के उपसर्ग पढ़ाएंगे और उनके भी लिखाएंगे कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो देखिए, जैसे अनुपम नहीं है, अनुर्वर, अनुपस्थित, अनुपयोगी, अनुपचार, तो देखिए अनु दिख रहा है लेकिन अनु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हिंदी का अन उपसर्ग है। हम आगे अब हिंदी के पढ़ाएंगे, अ के कितने सारे आ गए, ऐसे अन के आएंगे। अन उपमा, ये ऊ की मात्रा इसमें लगी है। ऐसे ही अन उर्वर, क्यों? क्योंकि अगर अनु करेंगे तो पम, ब्रवर, पस्थित, पयोगी, पचार, ये निरर्थक शब्द हो जाएंगे। तो उपसर्ग निकालने के बाद अगर शब्द सार्थक है तो समझ लो उपसर्ग है, और नहीं तो नहीं है, उसमें कोई दूसरी प्रक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर अन उपसर्ग है, ये हिंदी का उपसर्ग है, इसका मतलब नहीं होता है, नकारात्मक विलोम बनाता है, ये जिसमें लगता है उसमें विलोम बनाता है। अब हम अगली कक्षा में आपको हिंदी के उपसर्ग बताएंगे, जहां यहाँ पर दो इंडिकेट आए हैं, एक अ उपसर्ग और एक अन उपसर्ग, दोनों ही विलोम बनाता है, जिस शब्द में लगता है उसका विलोम बनाता है। तो हमने आपका ये जो अधि और अति उपसर्ग जहां नहीं है वहां अ उपसर्ग निकला है, और अनु उपसर्ग जहां नहीं है वहां अन उपसर्ग निकला है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे शब्दों में लगता है, ये सारी चीजें हम अगली कक्षा में हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके बाद हम उर्दू के उपसर्ग समझेंगे, क्योंकि उर्दू के उपसर्ग में कोई संधि, कोई जोड़ नहीं होता है, सीधे सीधे दिखते हैं, पर उर्दू के उपसर्ग भी उर्दू के होते हैं और शब्द भी उर्दू के होते हैं, परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए हमें थोड़ा उनको भी देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो अगली कक्षा में हम ये दोनों उपसर्ग पढ़ेंगे और हमारे पास समय बचेगा तो कुछ आपकी प्रैक्टिस भी हल कराएं, प्रैक्टिस पेपर भी कराएंगे। और आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा तक के लिए अलविदा, नमस्कार, फिर मिलेंगे।